हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने 3 पार्ट्स किए हैं उसमें हमने काफ़ी चैप्टर को कवर कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्लासिफिकेशन देखी थी किंगडम्स की। उसके बाद में हमने सेकंड पार्ट में मोनेरा कंप्लीट किया था और थर्ड पार्ट में हमने प्रोटिस्टा का कुछ पार्ट कवर कर लिया था, क्योंकि प्रोटिस्टा में काफ़ी सारी क्लासेस दी हुई हैं हमें, तो सबको डिटेल में पढ़ना था। तो कल की वीडियो में हमने प्रोटिस्टा का कुछ पार्ट कवर कर लिया था और आज बचा हुआ पार्ट कवर करेंगे प्रोटिस्टा का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर किसी ने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स के बारे में नहीं पता या प्रोटिस्टा की जनरल आइडिया नहीं है तो फिर चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होगी। तो वैसे शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो आज हमें 2 चीज़ें करनी है। प्रोटिस्टा के जो 2 पार्ट्स बच गए थे, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोल्स। तो स्लाइम मोल्ड्स को देखते हैं। स्लाइम मोल्ड की बात करें तो स्लाइम मोल्ड डीकम्पोज़र होता है एक। डीकम्पोज़र मतलब कल भी बताया था मैंने, कल की वीडियो में थोड़ा, मतलब जैसे कि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना जो खाना है वो बनाते हैं। ये तो हमें पता है कि ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक हेट्रोट्रॉप्स का ही एक पार्ट होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट होता है। तो ये डीकम्पोज़र्स होते हैं। अब हमें मेन चीज़ इसमें देखनी है इनकी लाइफ साइकिल। क्वेश्चन जो बनता है वो लाइफ साइकिल से ही बनता है और एनसीईआरटी में काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये टॉपिक, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है। तो लाइफ साइकिल को देखते हैं। सबसे पहले हमारा जाइगोट है। अगर मैं एक जनरल बात बता देती हूँ, प्रोटिस्टा, अगर किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक आते थे मोनेरा में, वो भी कवर किया हुआ है हमने। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो आते हैं हमारे प्रोटिस्टा में। तो उसी का ही एक पार्ट है स्लाइम मोल्ड भी। अब देखते हैं। अब जाइगोट है डेप्लॉइड। डेप्लॉइड मतलब 2n इसकी वो है प्लॉइडी, ठीक है। तो जाइगोट में होती है माइटोसिस। अब माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीज़न, और एक होती है हमारे पास में मियोसिस। मियोसिस होती है रिडक्शनल डिवीज़न। अगर किसी को इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दूँगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। माइटोसिस जो होती है वो होती है हमारी इक्वेशनल डिवीज़न। जैसे कि अगर हमारे पास में एक सेल है 2n, जी, तो अगर जैसे कि हमारे पास में एक सेल है 2n, अब इसमें अगर माइटोसिस होगी ना, तो माइटोसिस एक ही स्टेप में होती है। पहले तो ये देख लेते हैं। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास में माइटोसिस 2 सेल्स बना देगा, 2n और 2n के। अब इक्वली डिवाइड कर दिया, ठीक है, तभी तो हम इसे इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं माइटोसिस को। और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास में एक चीज़ होती है मियोसिस, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस होती है रिडक्शनल डिवीज़न। अब वो कैसे देखते हैं। और मियोसिस जो है वो 2 पार्ट्स में होती है, 2 स्टेप्स में होती है। जैसे कि हमारे पास में 2n एक सेल है, तो इसमें एक वाली डिवीज़न होगी मियोसिस 1 जिसे कहते हैं, ये बना देगा n और n। अब इसमें फर्दर डिवाइड करेंगे ये और 4 सेल बना देंगे n n n n, यानी कि हैप्लोइड। अगर हमें डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनानी है सेल तो हम क्या करेंगे? माइटोसिस। और अगर हमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनानी है सेल्स तो हम करेंगे मियोसिस, ठीक है। तो अभी शॉर्ट में तो इतना ही समझ आ पाएगा। अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूँगी। और इसको लेके एक चैप्टर भी है क्लास 11th बायो में अलग से, सेल साइकिल सेल डिवीज़न वाला, वो चैप्टर भी हम जल्दी करने वाले हैं। अभी वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जाइगोट था। अब जाइगोट में हमने माइटोसिस की। अब यानी कि माइटोसिस करने से क्या होगा कि यहाँ पे डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल ही बनेंगे, यानी कि 2n से 2n ही बनेंगे सेल्स। अब माइटोसिस किया, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रही है लेकिन सेल अलग नहीं हो रहे।
ये भी सेल साइकिल वाले चैप्टर में आता है, बट थोड़ा सा बता देती हूँ। एक चीज़ होती है जैसे कि ये हमारा सेल है, ठीक है। अब इसमें डिवीज़न हो रही है, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न में क्या होगा कि यहाँ पे मतलब माइटोसिस हो रही है, यानी कि वो 2 1 से 2 1 बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास में एक न्यूक्लियस थी, अब ये डिवाइड किया इसने, तो अब 2 हो गई, क्योंकि एक बारी माइटोसिस करने से 2 सेल्स मिलते हैं। एक बारी माइटोसिस की हमें 2 सेल्स मिल गए। अब उसके बाद में अब दोबारा से माइटोसिस की, अब हमें 4 मिल गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियस तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सेल जो है वो सेल डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन अलग से नहीं बन रही। अगर सेल मेम्ब्रेन बन जाती तो सेल डिवाइड करता, तो यहाँ पे हमें 4 अलग अलग सेल्स मिल जाते। यहाँ पे हमें 4 अलग अलग सेल्स नहीं मिल रहे हैं, बस 4 अलग अलग न्यूक्लियस मिल रहे हैं, 4 न्यूक्लियस मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हो रही है, यानी कि साइड सेल नहीं हो रहा डिवाइड, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ज़ाइगोट में होती है माइटोसिस और फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, तो सेल तो एक ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस हो जाएंगी। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम में कंफ्यूज नहीं होना, ये मॉस्किटो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है जो कि वो मलेरिया कॉज करता है, ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है। ये इस वाले स्ट्रक्चर का नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब ये प्लाज्मोडियम बनता कब है? फेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम बनेगा, थैलोइड होएगा, यानी कि थैलोइड मतलब जैसे लीव्स को घेरा है। एक तो हो गया सच में पेड़ के पास में लीव है, और एक हो गया स्ट्रक्चर लीव जैसे दिखता है पर लीव नहीं है, ये सब थैलोइड में आ जाएगा। उसके बाद में मल्टी न्यूक्लिएटेड, अब ये तो हमें ये पॉइंट तो अभी क्लियर हो गया, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा है, तो यानी कि न्यूक्लियस बहुत सारी बन रही है, न्यूक्लियस बहुत सारी प्रेजेंट होंगी, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। और डिप्लॉइड तो होएगा, माइटोसिस की है तो डिप्लॉइड तो होएगा ये। और सेल वॉल नहीं होती इसमें कोई भी। और ये बात मैंने बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में कि प्रोटिस्टा में हम किसे रखते हैं, जिस भी ऑर्गेनिज्म में हमें थोड़ी कन्फ्यूज़न लगती है कि मतलब भाई ये कुछ फीचर एनिमल के शो कर रहा है, कुछ फीचर प्लांट के शो कर रहा है, तो अब हम इसे ना तो प्लांट किंगडम में रख सकते हैं ना ही एनिमल किंगडम में रख सकते हैं, तो हम इसे प्रोटिस्टा में रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अब कुछ फीचर्स दिखा रहा है एनिमल वाले क्या फीचर, हमें ये तो पता है कि एनिमल्स के पास में कोई भी सेल वॉल नहीं होती, तो इनके पास में भी सेल वॉल नहीं होती है, ये एनिमल लाइक फीचर शो कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। अभी हमने देखा कि फेवरेबल कंडीशन में ये बनाएगा प्लाज्मोडियम, लेकिन अब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में ये एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे हम कहते हैं स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प नेम से ही पता लग रहा है कुछ स्पोर्स के बारे में बात हो रही है। स्पोरोकार्प कुछ ऐसे दिखता है, यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स भरे होते हैं। अब स्पोर्स भरे हैं तो क्या होगा, जब सेल आगे जाके ये स्ट्रक्चर बस्ट करेगा तो स्पोर्स बाहर निकल आएंगे और फिर वो जर्मिनेट करेंगे। तो अब अनफेवरेबल कंडीशंस में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं स्पोरोकार्प, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे ये वाला जो फीचर दिखा दिया इसने, दिखा दिया फंगस वाला, फंगाई लाइक, तो अब इसमें भी कन्फ्यूज़न आ गई थी। अब उसके बाद में देखते हैं, फिर अब स्पोरोकार्प में होगी मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि अब तक तो डिप्लॉइड था सेल 2n था, लेकिन अब क्या हो जाएगा n, हैप्लॉइड। तो यहाँ पे अब इसमें मियोसिस हुई, तो अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर स्पोर्स थे, इस स्पोर्स मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये बस्ट हुआ और इसमें से स्पोर्स निकल गए। मियोसिस हुई है यानी कि स्पोर्स होंगे n, यानी कि हैप्लॉइड स्पोर्स मिल गए हमें। अब ये एक स्पोर का स्ट्रक्चर बताया है, यहाँ से काफ़ी बारी क्वेश्चन आ जाता है नीट में भी और बोर्ड्स में भी। तो स्पोर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो ये स्पोर की वॉल है ये होती है सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है। अब यहाँ पे इसने दिखा दिया प्लांट लाइक फीचर। अभी हमने कुछ देखा था कि अभी हमने 2 फीचर्स देखे थे, एक था एनिमल लाइक फीचर, एक था फंगस लाइक फीचर। एनिमल लाइक फीचर कौन सा था कि इनके पास में कोई सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। और फंगस लाइक फीचर ये था कि ये स्पोरोकार्प बनाते हैं। अब यहाँ पे जो इनके स्पोर्स हैं उन्होंने एक फीचर शो कर दिया प्लांट लाइक, कि ये सेलुलोजिक सेल वॉल रखते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं ना उनके पास में भी सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो अब जो ये स्पोर्स होंगे ये जर्मिनेट करेंगे, उसके बाद में
जर्मिनेट करेंगे, दोबारा से जाइगोट बन जाएगा, तो यही साइकिल चलती रहेगी। तो ये थी वो स्लाइम मोल्ड की सेल साइकिल, स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं इसे हम। तो स्लाइम मोल्ड में बस इतना ही था, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है स्लाइम मोल्ड में कुछ भी। तो अब अगला जो अगली कैटेगरी आती है वो आती है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ भी हमें 4 तरह के दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो देख लेते हैं। सबसे पहले अमीबोइड, उसके बाद में सीलिएटेड, फिर फ्लैजिलेटेड, फिर स्पोरोजोन्स। कुछ बातें तो हमें नाम से ही पता लग रही हैं। अमीबोइड प्रोटोजोन मतलब कि ये अमीबा की तरह दिखते हैं। अमीबा के बारे में तो पता होगा सबको। ये मिलते कहाँ हैं? ये मिलते हैं हमें फ्रेश वाटर में, ठीक है, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट के लिए इनके पास में एक स्ट्रक्चर होता है स्यूडोपोडिया जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और सिलिका के शेल्स होते हैं। लेकिन सारे अमीबोइड्स में नहीं, कुछ में हमारे पास में सिलिका के शेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल वही अमीबोइड नाम से पता लग रहा है, तो अमीबा और एंटा अमीबा के बारे में हम पढ़ेंगे +2 के चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में, जहाँ पे हमें काफ़ी सारी डिसीज़ के बारे में पढ़ना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो। तो उसमें ना एक डिसीज़ आती है अमीबियोसिस। तो वो डिसीज़ कौन कॉज करता है? वो करता है एंटा अमीबा हिस्टोलिका, यही वाला एंटा अमीबा जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एंटा अमीबा हिस्टोलिका। अब उसके बाद में आ जाते हैं सीलिएटेड यानी कि सीलिया प्रेजेंट है जिनके पास में। सीलिया कुछ नहीं होता, मूवमेंट में हेल्प करता है, कुछ चीज़ों की मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। वो हेयर लाइक दिखता है, ठीक है। तो ये भी फ्रेश वाटर में मिलता है, कुछ मरीन में भी मिल सकते हैं। सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनके पास में, सीलिएटेड नाम से पता लग रहा है। एग्जांपल आ जाएगा इसका पैरामीशियम, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाते हैं फ्लैजिलेटेड यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फ्लैजिला जो होता है वो भी मूवमेंट में काम हेल्प करता है, लेकिन वो सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस देखिए। सीलिया खुद तो ऐसे है, ठीक है। अब कोई सामान है, यहाँ से कुछ जा रहा है, तो वो क्या करेगा, लाइक ये चीज़ है कोई, ठीक है। अब सीलिया है, ठीक है, सीलिया को मूव करवाना है, तो ये ऐसे करके ऐसे घूमता रहेगा और ऐसे करके इसको फिर मूव करवा देगा, इस सामान को मूव करवाएगा। अब फ्लैजिला में क्या है कि अगर जैसे कि ये हमारा कोई स्ट्रक्चर है, कोई है कुछ स्ट्रक्चर वगैरह, तो अगर इसको मूव करना है तो इसके पीछे एक टेल सी लग रही होगी जिसको हम फ्लैज लगाएंगे और फिर वो इसको मूव करवा देंगी, ऐसे होता है, ठीक है। फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्री लिविंग होते हैं। एग्जाम्पल आ गया ट्राइपोसोमा, ठीक है, ट्राइपोसोमा। उसके बाद में हम लास्ट देख लेते हैं स्पोरोजोन्स। तो ये क्या होते हैं? सारे के सारे एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट मैंने पहले भी बताया था, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं पैरासाइट मतलब किसी जिंदा ह्यूमन बॉडी के, या तो ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के या तो ऊपर रह रहे हैं या अंदर रह रहे हैं और फिर हम सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो एंडोपैरासाइट होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। अब यहाँ पे कोई लोकोमोशन नाम की चीज़ नहीं होती, यानी कि कोई मूवमेंट वगैरह नहीं होती। तो लोकोमोशन कैसे नहीं होगी? जब लोकोमोटरी कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होंगे। अब इसका एग्जांपल आ जाता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, और यहाँ पे आता है वो वाला प्लाज्मोडियम मॉस्किटो वाला। तो यहाँ पे हमारा प्रोटिस्टा जो है किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम ख़त्म होता है। अब उसके बाद में हमारा बचेगा सिर्फ और सिर्फ फंगस। इससे पहले हमने मोनेरा कंप्लीट किया था, आज हमने कर लिया है प्रोटिस्टा कंप्लीट। उसके बाद में अब फंगस है, और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के लिए तो अलग से चैप्टर बने ही हुए हैं। और एनिमल किंगडम की तो मैंने वीडियोस भी बना दी हैं, तो अगर किसी ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं। प्लांट किंगडम का भी जल्दी से आने वाले हैं लेक्चर। तो if you like the video, then press the like button and subscribe my YouTube channel and share with your friends, and please support me because it really needed and it really me.
And if you wanna share your opinion, then you can also comment in the comment box, and share your views, and let me know that what should I improve in my videos, or what something else I can do for you. And if you need my notes, then you can comment me, or you can tell me, then I will provide you the PDF of my handwritten notes, which are free of cost. Okay, thank you again.